Hello my dear students, this is Ismailian sir and today I will teach you the chapter first of class 11th the living world lecture number 3। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ग्रोथ जो है एक लिविंग को डिफाइन करने के लिए सही फीचर नहीं था, क्योंकि जो ग्रोथ के फैक्टर्स थे दो, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास वाले, वो हमारे लिविंग पर सही से बैठ नहीं रहते है ना, जिसके कारण से ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो पाया। आज हम देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन लिविंग को डिफाइन करने के लिए एक सही फीचर है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन पहले हेडिंग डाल लेंगे और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organisms gives rise to young ones, जिसे ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक, a biological process by which an organism gives rise to young ones which is similar to itself। बेटा एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने संतान को जन्म देता है जो उसके सिमिलर होता है, समान होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये मल्टी सेलुलर में सही से सटीक बैठता है या नहीं बैठता है लिविंग को डिफाइन करने के लिए। तो हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो मल्टी सेलुलर को डिफाइन करने के लिए होगा कि क्या ये मल्टी सेलुलर में फिट बैठता है या नहीं। तो जितने मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा, उसमें से ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर्स हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बेटा तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। मल्टी सेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करने वाले जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं बहुत सारे हैं। मैं एग्जाम्पल कुछ लिख देता हूँ। ह्यूमन खुद ही एक एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करने वाला। डॉग लिख लीजिए, कैट लिख लीजिए, etc। ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर मल्टी सेलुलर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका एग्जाम्पल क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है ना। तो जो मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा? लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं।
लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला है बेटा वो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल उसका है ईस्ट और हाइड्रा का। ठीक, ईस्ट और हाइड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ए सेक्सुअल में कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? बडिंग। ठीक, बडिंग क्या होता है? बडिंग मतलब होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होता है और उसके बॉडी के ऊपर ऐसे आउटग्रोथ आ जाती है और समय के साथ साथ ये डेवलप होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और उस टाइम जो ये वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बॉडी पर आउटग्रोथ आया होता है, वो इसको अलग कर देता है, यहाँ से अलग कर देता है, और ये जो आउटग्रोथ होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। समझ में आई बात बेटा? तो इसी को बोलते हैं बडिंग, और ये जो आउटग्रोथ निकलता है इसको बोलते हैं बड्स। क्या बोलते हैं? बड। समझ में आया बेटा? दूसरा अगर हम बात करें तो प्लानेरिया है। प्लानेरिया को बेटा फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फ्लैट वॉर्म कैसा रिप्रोडक्शन फॉलो करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल में क्या करता है? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है बेटा? रीजेनरेशन में बॉडी का कोई पार्ट जब टूट जाता है तो वो रीजेनरेट हो जाता है। जैसे आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी, कट जाती है तो वो फिर से निकल जाती। तो वैसे ही बेटा प्लानेरिया में क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, दो पार्ट में कट गई, ऐसे और ऐसे दो पार्ट हो गए ना, तो ये क्या करेगा? रीजेनरेट हो जाएगा, फिर से जनरेट हो जाएगा, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएंगे दोनों। समझ में आई बात बेटा? ये दोनों एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, वेरी गुड। अगर हम बात करें बेटा तीसरा, तो वो है मल्टीसेलुलर फंजाई और फिलामेंटस एल्गी। और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। ये तीनों एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, और एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन फॉलो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये भी पूछोगे ना? तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होता है और वो जितने पार्ट्स में टूटता है वो सारे पार्ट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये बॉडी है, ये इतने पार्ट्स में टूटी, जितने पार्ट्स में टूटी वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएंगे। समझ में आई बात बेटा? ये भी समझ में आया? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा कि जो रिप्रोडक्शन वाला फीचर है लिविंग में, मल्टी सेलुलर में बहुत सही से बैठ रहा है लिविंग को डिफाइन करने के लिए, है ना। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिसेलुलर्स में कि क्या रिप्रोडक्शन लिविंग को डिफाइन करने के लिए सेट हो रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने यूनिसेलुलर होते हैं बेटा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, अमीबा, एल्गी। ठीक है ना, ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे सारे यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब बेटा एक सेल, है ना। और जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाएगा, ये रिप्रोडक्शन चाहेगा करने के लिए, है ना, तो रिप्रोडक्शन करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये 2 पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। 1 से 2 हो गए, एक पुराना था एक नया आ गया, मतलब एक नए की उत्पत्ति हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसने किया। तो यहाँ हमको क्या देखने के लिए मिल जा रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक, एक चीज और यहाँ देखने के लिए मिल रहा है बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे मिल रहा है आप लोग सोच रहे होंगे ना। मैंने बताया था बेटा, ग्रोथ जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और पहला उसका होता है इंक्रीज इन नंबर, और यही इंक्रीज इन नंबर वाला फैक्टर जो है यहाँ मैच कर रहा है। और दूसरा होता है इंक्रीज इन मास। किसी भी चीज़ का नंबर बढ़े तो वो ग्रोथ माना जाता है, किसी भी चीज़ का मास बढ़े तो ग्रोथ माना जाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इंक्रीज इन नंबर वाला जो फैक्टर है ग्रोथ का, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, देखो, जिसके कारण से यहाँ पर ग्रोथ भी देखने के लिए मिल रही है और रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, लेकिन बेटा क्या हम यूनिसेल्यूलर में यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको डिफाइनिंग फीचर में रख सकते हैं या नहीं? तो बेटा यूनिसेल्यूलर में जो रिप्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है उसको हम डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखेंगे। रीजन सुनिए, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि ग्रोथ जो है, प्रूफ किया कि ग्रोथ जो है इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। पहले ही प्रूफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर वाला फैक्टर यूनिसेलुलर में वहाँ जब हम ग्रोथ पढ़ रहे थे तब भी नहीं फिट बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म था, इसका सेल नंबर जैसे इंक्रीज हो रहा था ये तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना। तो सेल नंबर इंक्रीज कहाँ हो पा रहा था, उसमें ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जा रहे थे ना, तो जिसके कारण से यूनिसेलुलर में सेट नहीं बैठ रहा था। ठीक, तो अगर यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, तो भाई जो ग्रोथ पर लागू होगा वही रिप्रोडक्शन पर भी लागू होगा। तो ग्रोथ जो है, मैंने पहले ही बताया कि ग्रोथ जो है लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, जिसके कारण से यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन भी लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात बेटा? कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म we are not clear to uses these terms. Growth
एंड रिप्रोडक्शन। मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम ये नहीं क्लियर हो पा रहे हैं कि यहाँ ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से यहाँ मैच कर रहे हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टियाँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टियाँ हैं बेटा। समझ में आई बात बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेल्युलर में हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मान रहे। समझ में आई बात? एक और पॉइंट है बेटा जिससे हम रिप्रोडक्शन को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानेंगे, और वो पॉइंट ये है कि देयर आर many organisms which do not reproduce themselves but they are alive। मतलब बेटा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अगर करते तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्ट करते, लेकिन हमने देखा पहला पॉइंट यूनिसेल्युलर में ये फिट नहीं बैठ रहा था, ग्रोथ से रिलेट कर रहा था, और ग्रोथ को मैंने पहले ही प्रूफ किया कि ये जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। और दूसरा पॉइंट ये आ गया कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन लिविंग है। पहला एग्जाम्पल है म्यूल, दूसरा स्टेराइल वर्कर बीज। ठीक बेटा, स्टेराइल वर्कर बीज जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और एक होता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो बेटा म्यूल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और स्टेराइल वर्कर बीज भी जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं ह्यूमंस के वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं ये रिप्रोडक्शन, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ये स्पेलिंग वर्कर की ई कर लेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा म्यूल को समझते हैं कि क्यों म्यूल नहीं रिप्रोडक्शन कर सकता है। देखिए, म्यूल जो है बेटा वो डंकी और मेयर मतलब फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। ठीक है ना? लेकिन ये डंकी और मेयर जो है ये दोनों डिफरेंट स्पेसीज के हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। जिसके कारण से बेटा इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब म्यूल जन्म लेता है तो उसमें ना तो डंकी के गुण पाते हैं और ना ही मेयर के गुण पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है ना? ना तो उसमें डंकी का सेक्स ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो पाता है और ना ही हॉर्स का सेक्स ऑर्गन डेवलप हो पाता है, जिसके कारण से म्यूल बेचारा रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकता। ठीक। दूसरा है स्टेराइल वर्कर बीज। स्टेराइल वर्कर बीज क्या होते बेटा? बीज जो है मधुमक्खियाँ दो टाइप्स की होती हैं,
मेल फीमेल, ठीक। लेकिन बेटा मेल तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन फीमेल जो है दो तरीके की होती है, एक फर्टाइल और एक नॉन फर्टाइल। ठीक, तो ये जो नॉन फर्टाइल वाली फीमेल होती है वही रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, खाली वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है, मदद करती है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। ठीक, अगला है बेटा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स क्या होते हैं? ऐसे ह्यूमन जिनका सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ होता अच्छे से, है ना, तो वो शादी कर लेते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बेटा। ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते लेकिन लिविंग है वो, है ना। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स थे लिविंग के जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन जिंदा है। तो बेटा रिप्रोडक्शन ओवरऑल हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन वो जिंदा हैं, है ना। और दूसरा मैंने बताया यहाँ पर यूनिसेल्युलर में ये फिट नहीं बैठ रहा था प्रॉपरली, जिसके कारण से रिप्रोडक्शन को रिजेक्ट करना पड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में से। समझ में आया बेटा? चलिए अब हम देखते हैं कैसे स्टेराइल वर्कर बीज में नॉन फर्टाइल वाला जो है रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया बेटा बीज 2 टाइप्स की, मेल और फीमेल। ठीक, लेकिन बेटा मेल तो एक ही टाइप का होता है लेकिन फीमेल 2 टाइप्स की होती है, एक फर्टाइल होती है और एक नॉन फर्टाइल। ठीक, इस फर्टाइल को बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं वर्कर। ठीक, और मेल को बोलते हैं बेटा ड्रोन। ठीक, मेल्स जो होते हैं बेटा वो हैप्लॉइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। हैप्लॉइड के फॉर्म में मतलब इसके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं एन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड के फॉर्म में होती है। तो इसके पास क्रोमोसोम्स 2n के फॉर्म में पाए जाते हैं और कितने होंगे? 32 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, दुगना। ये ड्रोन जो है बेटा ना, ड्रोन क्या करता है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक, कैसे प्रोड्यूस करता है? माइटोसिस करके। माइटोसिस सेल डिवीज़न का एक टाइप है बेटा, जिसमें क्या होता है, एक हैप्लॉइड सेल रहता है और उस सेल डिवीज़न में होता है कि वो 2 सेल्स में कन्वर्ट कर देता है उस हैप्लॉइड सेल को जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक सेल ऐसे रहेगा किसके फॉर्म में? एन के फॉर्म में, और सेल डिवीज़न के बाद में भी ये एन के फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा नहीं इसके कैरेक्टर्स आधे आधे बढ़ जाएंगे, हाफ एन हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड के फॉर्म में ही इसका सेल डिवीज़न होगा। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल डिवीज़न होता है और वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड के रूप में ही सेल डिवीज़न होता है। खाली सेल का मटेरियल डिवाइड होता है, कैरेक्टर नहीं डिवाइड होता है। तो क्या होगा इसमें n = 16 के रूप में ही क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे बॉडी में थे। ठीक, लेकिन बेटा जो
क्वीन है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, ठीक। और उस एग को बनाने के लिए क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस भी सेल डिवीजन का प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं सेल्स। मतलब एक डिप्लॉयड सेल रहता है, उसका सेल डिवीजन होता है और वो 2 हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, मायोसिस करने के टाइम पे 2n के फॉर्म में 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और जब मायोसिस हो गया तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 16 के रूप में इसके पास क्रोमोसोम्स हो जाएंगे अलग अलग, n इक्वल्स टू 16, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में हो गए। अब देखेंगे बेटा कि इस वर्कर का क्या काम है ना। तो वर्कर बेचारा कुछ कर तो नहीं पाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये मदद बहुत करती है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कैसे, देखिए, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, इन दोनों को, ताकि ये रिप्रोडक्शन कर सकें। और नरिशमेंट में 2 तरीके का मटेरियल रिलीज करती है, पहला नेक्टर जिसे हनी कहते हैं, और दूसरा है रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है बेटा बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसमें भरा होता है, प्रोटीनिशियस होता है एकदम। और नेक्टर के बारे में तो कुछ बताना नहीं, हनी आपने सुना ही होगा। और मदद करती है ये प्रोटेक्शन में, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने देती किसी को, ठीक। तीसरा है स्टिंग होता है इसके पास, छेदने वाला है ना, तो उससे छेद देती है अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है, इन लोगों को छत्ते में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसे छेद देती है तुरंत। तीसरा है बेटा टेम्परेचर मेंटेन बहुत करती है, ये मेंटेन करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। टेम्परेचर कैसे, इसके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स पाए जाते हैं जिसका यूज़ करके वो टेम्परेचर मेंटेन करती है छत्ते का, ठीक है ना, समझ में आया। तो वर्कर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन करने में, इन दोनों का, है ना। ड्रोन का और क्वीन का रिप्रोडक्शन हो जाए, इसमें वर्कर का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक। तो कैसे हाथ है देखते हैं अब। ये जो है बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा, ठीक, क्रॉस करेगा। क्रॉस होने के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब एक दूसरे के साथ ये क्रॉस करेंगे तो हमेशा फीमेल ही बनेगा। तो सर मेल कैसे बनेगा, है ना, ये दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। लेकिन बेटा अभी मेल वाला फंडा भूल जाओ, फीमेल बनेगी तो कौन सी फीमेल बनेगी ये सोच रहे होगे, क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। तो बेटा अगर ये फीमेल जो है इसका लार्वा नेक्टर में, मतलब हनी में फीडिंग करता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो क्वीन बनेगी, सॉरी वर्कर बनेगी। नेक्टर में अगर वो फीडिंग करेगा तो वर्कर बनेगा। लेकिन अगर वो रॉयल जेली में फीडिंग करता है, रॉयल जेली में आपको अपना फीडिंग करता है, खाता पीता है, उसी में रहता है, तो वो क्वीन बनेगी। समझ में आया बेटा। जब फीमेल का जो लार्वा है रॉयल जेली में फीडिंग करेगा तो वो क्वीन बनेगी।
जब नेक्टर में करेगा तो वो वर्कर बनेगी। समझ में आ गया बेटा? अब मेल कैसे बनेगा ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो बेटा मेल बनाने के लिए सिर्फ माँ ही काफ़ी है। यहाँ पर बीज में सिर्फ माँ ही काफ़ी है। कैसे? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा? पार्थिनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन होता है विदाउट मेल गैमेट। ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन विदाउट मेल गैमेट बेटा। समझ में आई बात? तो यही प्रोसेस ये जो है इसकी माँ करती है, पार्थिनोजेनेसिस करती है मेल को बनाने के लिए। ठीक है ना? और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? बिना ही मेल के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड के फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है ना? और यही क्या होगा? आगे चल के डेवलप होगा और एक न्यू मेल बी के रूप में बन जाएगा। समझ में आई बात बेटा? समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा। जब भी फीमेल का जो लार्वा है रॉयल जेली में सरवाइव करेगा, फीडिंग करेगा, तो क्वीन बनेगा, और जब भी ये नेक्टर में सरवाइव करेगा तो वर्कर बनेगा। ठीक है ना? समझ में आई बात बेटा? तो ये लेक्चर था हमारा बेसिकली बीज के ऊपर। ठीक है ना? इतना हमको आपको बताना पड़ा, काफ़ी ये डीप में हम लोग घुस गए थे। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। बहुत मेहनत किया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। लव यू ऑल।